अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमने दो अहम इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर है जो इस वक्त हम आपसे शेयर कर रहे हैं। उस हवाले से बात करेंगे कि कल से अफवाज पाकिस्तान का एक हेलीकॉप्टर जिसके बारे में बताया जा रहा था कि वो लापता हो गया, और उस हेलीकॉप्टर में जो ऑफिसर सवार थे वो बलूचिस्तान में जो सारी रिलीफ एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो लोग सैलाब से मुतासिर हैं, उनके लिए सामान लेकर वहाँ पर गए थे। लेकिन कल से वो हेलीकॉप्टर लापता था, और आज जो खबर मौसूल हुई है उसके मुताबिक वो हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो चुका है, और उसमें अफवाज पाकिस्तान के जो ऑफिशल्स मौजूद थे उनके हवाले से बताया ये जा रहा है कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान, और मज़ीद जो उसमें 3 अरकान के हवाले से, अमले के भी 3 अरकान थे, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद भी थे, मेजर सईद बताया जा रहा है उसमें शामिल हैं, जो पायलट हैं मेजर मोहम्मद तलहा मिनान, और नायक मुदस्सर फ़याज़ शामिल हैं। इससे पहले भी हम जब बात करते हैं अफवाज पाकिस्तान जिस तरह से कुर्बानियाँ देती है, और हमारे जो ऑफिशियल्स हैं अपनी जान कुर्बान करके पाकिस्तानी आवाम के लिए जो खिदमत सर अंजाम देते हैं, यकीनन वो काबिल सताइश हैं, और इस हवाले से पूरी पाकिस्तानी कौम जो है इस चीज़ को समझती है, इसको अंडरस्टैंड करती है कि हमारी अफवाज जो हैं वो पाकिस्तानी आवाम को किस तरह से बचाती हैं, किस तरह से उनकी हिफाजत करती हैं। और जब कभी कुदरती आफात या इस किस्म के मामलात होते हैं उसमें भी सबसे आगे हमें फ्रंट लाइनर्स जो नज़र आते हैं वो हमारे अफवाज पाकिस्तान के लोग ही होते हैं। शुरू में हम ये चाहते हैं कि उनको खराज अकीदत पेश करें। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, और उसके साथ मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हमें हुमायूं खान साहब ने। मैं चाहती हूँ कि हम इस पर पहले साफ़ी साहब थोड़ी सी बात कर लें, आप कमेंट कर दीजिएगा और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जी शुक्रिया नाहिद। इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है, अजीम सानहा है पाकिस्तान के लिए, और ना सिर्फ ये नुकसान पाक फ़ौज का नाकाबिल तलाफ़ी है बल्कि पूरी कौम इस बहुत बड़े सानहे पे रंजीदा है। और हमारी जो जितनी पाकिस्तानी कौम है शहदा की फ़ैमिली के साथ उन्होंने इज़हार हमदर्दी का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से लेकर सदर पाकिस्तान और जितनी भी हमारी सियासी क़यादत है सब ने इनके साथ हमदर्दी का इजहार किया है, और ये बहुत बड़ा काबिल फ़ख्र जो शहादत के रुतबे पे ये अफसरान और जवान फाइज हुए हैं। अल्लाह ताला इनके दर्जात मज़ीद बुलंद करें, आमीन। हुमायूं साहब, मेरा ख़्याल है कि हमें जो शहदा के वरसा हैं सबसे पहले तो उनसे इज़हार ताज़ियत करना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हमारी पाक फ़ौज की जो कुर्बानियों का सिलसिला बड़े अरसे से जारी है, उस पर एक और जो है एक फ़हरिस्त में ये जो है 6 शहदा आ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जो कोर कमांडर कोयटा थे और सदर्न कमांड के हैं, और मेजर जनरल अमजद हैं, नायक मुदस्सर हैं, 2 उनके जो पायलट्स थे, और ब्रिगेडियर खालिद। मेरा ख़्याल है कि वो ये एक अजीम कौम का जो है वो एक अजीम वो है कुर्बानी है, और उनके बच्चे बहनें बेटियां माएँ बच्चे मेरा ख्याल है वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि इस वक्त उनके रिश्तेदार वापस आएँ, लेकिन उन्होंने कौम के लिए कुर्बानी दी, और ये उन कुर्बानियों का सिलसिला जो पिछले 70-75 सालों से और ये एक लंबी तारीख है हमारी अफवाज पाकिस्तान, और हमें उन पे फ़ख्र जी बिल्कुल, और पूरी कौम जो है वो उन पे फ़ख्र करती है, और उनके जो फैमिलीज़ हैं उनके दुख दर्द में बराबर के हम शरीक हैं। नाज़रीन, अभी मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन मैं ये बता दूं कि ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो ममनुआ फंडिंग केस का आज फैसला आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला सुना दिया है। इसके निकात पर हम बात करेंगे, इसका इम्पैक्ट आगे क्या होगा इस पर बात होगी, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, जैसे ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बताया था कि हम ममनू फंडिंग केस के हवाले से बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने उसका फैसला दे दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ममनू फंडिंग जो है वो साबित हो गई है। इमरान खान साहब ने जो बयान हल्फी जमा करवाया था उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो गलत कराया था उन्होंने जमा, जो फॉर्म ए होता है वो सही नहीं था। इस हवाले से भी उन पर कार्रवाई हो सकती है। क्या 62 आर्टिकल 62 के तहत उन पर कार्रवाई आगे होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। और उन्हें शो कॉज नोटिस भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जारी कर दिया गया है। अब इन सब ये सारी चीज़ें जो हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। कुछ कानूनी निकात भी हैं जो बहुत अहम हैं। आगे जाकर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस हैं, वो किस तरह इस केस को आगे डील करेगी। और चूंकि इलेक्शन कमीशन कानूनी तौर पर ये मामला जो है उन्होंने विफाक को भी भिजवा दिया है, तो अब विफाक किस तरह से इस मामले को डील करेगी और सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या किरदार होगा, ये सब चीज़ें आज ज़ेर बहस रहेंगी। अभी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप ये रिपोर्ट देखिए इसी केस के हवाले से, इसी फैसले के हवाले से, फिर मजीद इस पर बात करते हैं। 8 साल तवील समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आज सुबह 10 बजे सुनाया, जिसमें पीटीआई ने 30 मरतबा इल्तवा मांगा। 14 नवंबर 2014 को पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर की जानिब से
इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस दायर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने 21 बार पीटीआई को दस्तावेजात और माली रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत की। 21 जून 2022 को इस केस का फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुतफिका फैसले में कहा कि पीटीआई ने ममनुआ फॉरेन फंडिंग ली है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 13 नामालूम अकाउंट्स सामने आए, जिसमें पीटीआई इन अकाउंट्स के बारे बताने में नाकाम रही। आइन के मुताबिक अकाउंट्स को छुपाना गैर कानूनी है और अब ये बात साबित हो चुकी है कि गैर मुल्कियों से फंड्स लिए गए। तहरीक-ए-इंसाफ को यूरोपीय ममालिक कनाडा, बरतानिया, जापान, सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, नीदरलैंड समेत दीगर ममालिक से फंड वसूल हुए। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के मुताबिक पीटीआई बैंक स्टेट के मुतालिक स्टेट बैंक के जरिए हासिल 8 वॉल्यूम को खुफिया रखा गया। स्क्रूटनी कमेटी अमेरिका और दूसरे मुल्कों से फंडिंग की तफसीलात के मुतालिक सवालनामे पर पीटीआई ने वाज़ेह जवाब ना दिया। स्टेट बैंक डाटा के मुताबिक पीटीआई के पाकिस्तान में 26 बैंक अकाउंट्स हैं। 2005 से 2013 के दौरान 14 बैंक अकाउंट्स छुपाए गए। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले को इमरान खान के खिलाफ जराइम की तस्दीक करार दे दिया। 8 साल बाद फॉरेन फंडिंग मनी लॉन्डर पकड़ा गया। इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे। इमरान खान का बयान हल्फी भी इमरान जैसा झूठा निकला। अकबर एस बाबर ने इमरान खान से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में झूठों की सियासत कभी नहीं चल सकती। नाज़रीन, ये रिपोर्ट आपने देखी, कुछ चीज़ें हम वाज़ेह करना चाह रहे थे ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर हो जाए, आपको इसका पस मंज़र मालूम हो जाए। 8 साल से ये केस चल रहा था, लेकिन आज इसका फ़ैसला आ गया है। अकबर एस बाबर साहब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी रहनुमा हैं, उन्होंने ये केस जो है वो 8 साल पहले 2014 में दायर किया था और आज अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो ये केस वो जीत गए हैं और उनका भी कहना ये है कि पार्टी में भी अब रजीम चेंज होना चाहिए और इमरान खान साहब को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अकबर एस बाबर साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद हम उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अकबर एस बाबर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप 8 साल से इस केस के पीछे थे और कोशिशें कर रहे थे कि आखिर इसका फैसला आ जाए। बड़ी इसमें रुकावटें भी डाली गई, लेकिन आज बहरहाल आपको कामयाबी इसमें मिली है। अब आगे आप क्या कहते हैं? आप ये कहते हैं कि इमरान खान साहब मुस्ताफ़ी हो जाएं? क्या हो सकता है अब आगे? एक तो ये कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, मैं शुक्रगुजार हूँ। और मेरी माँ की दुआएं थी शायद, जिसने हमें इतने बड़े बड़े मुकाबला में जो पहाड़ थे उनको सर करने का मौका दिया। तो जाहिर है सब्र था, इम्तिहान था, इस्तकामत का और मेहनत का, वो सब कुछ किया। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है। मेरा मकसद है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक इदारा बनाना, हमने उसमें डेमोक्रेसी जमहूरियत लेके आनी, हमने उसमें अकाउंटेबिलिटी लानी, हमने उसमें बादशाहत को ख़त्म करना है। हमने उसको जिस तरह मगरब में सियासी जमातें जो रियल जमहूरियत होती है, मसलन ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन अभी वजीर आजम थे, तो उनको उन्होंने अपनी ही जमात ने नो कॉन्फिडेंस मोशन जब उनके खिलाफ आया तो 150 लोगों ने वोट दिया, लेकिन वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जीत गए। उसके बावजूद उनकी जमात ने उनको फोर्स किया कि आप इस्तीफा दें, क्योंकि आप एक पार्टी अटेंड की थी लॉकडाउन के दौरान। यानी कितना मामूली सी बात है। यहाँ पे ये जो आज जो फैसला आया है, ये एक आईनी इदारे की तरफ से एक फर्द जुर्म है कि आपने ये जराइम किए हैं। आपने गैर मुल्कियों से पैसा लिया है, आपने गैर मुल्की कंपनियों से पैसा लिया है, आपने बैंक अकाउंट छुपाए हैं, आपने जो मिस रिपोर्टिंग की है, आपने जो सर्टिफिकेट्स दिए हैं वो गलत हैं जो इलेक्शन कमीशन में। तो मुझे बताइए कि फिर इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि जो शख्स बरतानिया की मिसालें देता था कि वजीर 5 मिनट लेट पार्लियामेंट में आए तो इस्तीफा देता है, यहाँ एक आईनी इदारे ने इतने बड़े फर्द जुर्म आयद कर दिए तो आप फिर भी बैठे हुए। आपको तो फौरन इस्तीफा देना चाहिए और पार्टी की लीडरशिप को चाहिए और पार्टी दोबारा जिन्होंने पार्टी बनाई है उनके हवाले करें, ताकि वो उसमें इदारा उसको बनाएं, उसको डेमोक्रेटाइज करें, उसमें अकाउंटेबिलिटी लाएं और अवाम के सामने एक क्रेडिबल और कॉम्पिटेंट लीडरशिप सामने लाएं। यही मेरा पहले दिन से मिशन था और इसी मिशन पे मैं आगे भी चलूंगा इंशाल्लाह।
ठीक है। और अकबर एस बाबर साहब, ये आपने भी खुद इसका जिक्र किया माजी में भी, और हमेशा से इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत मोरालिटी की बात करते रहे हैं, वो इस पर बड़े अखलाकियात के सबक पूरी कौम को भी बढ़ाते रहे हैं, तमाम सियासी जमातों को भी। वो अपने सिवा सबको हम ये सब जानते हैं, वो समझते हैं कि शायद वो लोग चोर हैं या वो गलत उसमें मुलव्वस हैं। अब जो ये सारा मामला हुआ है, तो क्या आपको ये लगता है, वैसे जिस वेस्ट की बार बार मिसालें दी जाती रही हैं, कि अब उसी पे अमल दरामद होगा? आपने तो रजीम चेंज की बात की है, लेकिन मॉरल ग्राउंड्स पर क्या वाकई पार्टी में भी इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब जो है वो सरबराह रह सकते हैं? देखिए, ये तो एक स्ट्रगल है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये जिस तरह हालात अब बन चुके हैं और जो फैसला है उसके तहत स्टेटस को पीटीआई में रहेगा, तब्दीली तो आनी है और आईनी और कानूनी तरीके से आएगी और कानून की गिरफ्त होगी। लेकिन एक उसमें हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हम कानून जो है और आइन जो है वो मसलतों का शिकार कर देते हैं। हमारे यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी चलती है। आज इलेक्शन कमीशन ने एक तारीखी फैसला किया है और उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, देखिए उन पे कितना दबाव था, उन पे कितनी उनकी हरासमेंट की जा रही थी, उनको कितना उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही थी, उसके बावजूद उन्होंने डट के फैसला किया है और इंसाफ के बुनियाद पे फैसला किया है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल मुझे इमरान खान की तरफ से कोई तवक्को नहीं है कि वो फौरन अपने रवैये में तब्दीली करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अभी तक कानून की गिरफ्त में लेने के आज पहला कदम है। बाकी भी इदारे हैं, सबको चाहिए कि वो कानून नाफिज करें, क्योंकि वरना ये फैशिस्ट टेंडेंसी है कि एक मुंसिफ के सामने जो मुल्जिम पेश हो रहा है वो कहता है मुंसिफ इस्तीफा दे, और ये भी बात है कि मुंसिफ को लगाने वाला भी वो खुद था। तो ये मामला का नोटिस लेना चाहिए आईनी इदारों को और इसकी सर्जनिश करनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, तभी हम इस इंतशार से बचेंगे और पाकिस्तान की सियासत में कुछ सैनिटी आएगी। ठीक, अकबर साहब, ये आपसे ये पूछना था, ये जो कमीशन ने आज जो फैसला जारी किया, एक तो पीटीआई की तरफ से ये बात की जा रही है कि फ़ैसला जो पीडीएम का या आपकी जो ख्वाहिश थी उसके मुताबिक नहीं आया और ये सिर्फ सर्जनिश की गई है, नोटिस जारी हुए हैं, फ़ैसला जो है ये सेटल हो जाएगा, शोकास का नोटिस का जवाब दे देगी पीटीआई और बात ख़त्म हो जाएगी। एक तो ये नुक्ता आपसे क्लियर करना है। दूसरा ये है कि एक उनकी तरफ से ये बात भी कही जा रही है कि इमरान खान साहब ने जो सर्टिफिकेट्स दिए हैं उस पे नाअहली नहीं हो सकती, क्योंकि नाअहली बयान हल्फी पे हो सकती है। ये नुकात आपसे क्लियर करने। देखिए, जब आप गलत बयानी करते हैं एक आईनी इदारे के सामने और अपने दस्तखतों से करते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो है ना। अभी एक सेनेटर को डिसीट किया था कि उन्होंने गलत बयानी की थी इलेक्शन कमीशन के सामने और उस फैसले को हाई कोर्ट ने अपहोल्ड भी किया था। तो ये कहना कि, और दूसरी बात ये है कि ये कानून में एक वो शिक है कि जब इल्जाम साबित हो जाए गैर कानूनी फंडिंग के, तो फिर एक शो कॉज नोटिस जाता है और उसमें एक लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है। असली बात ये है जो देखने वाली है कि मेरा कौन सा इल्जाम है जो साबित नहीं हुआ। ये जो कहते हैं ना कि जी ये हमें वैसी बस नोटिस, मेरे तमाम इल्जाम आज के फैसले में साबित हो गए कि पीटीआई ने ये जराइम किए हैं। उन्होंने गैर से पैसा दिया है, उन्होंने कंपनियों से पैसा लिया, उन्होंने अकाउंट को छुपाया है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ टैक्स की है, और जहां तक कि बेनामी अकाउंट ऑपरेट हैं उनकी टॉप लीडरशिप है। तो इतना ज्यादा संगीन, अब मैं इसको इल्जाम नहीं कहूंगा, जराइम जो कि साबित हो चुके हैं, इससे कोई नताइज नहीं निकले। ये सिर्फ दरमियान में एक शो कॉल का, क्योंकि पोलिटिकल पार्टी ऑर्डर की ये लिखा हुआ है कि आप नोटिस देंगे एक दफा और फिर उसके बाद सजा देंगे। तो नोटिस का पीरियड भी एक लिमिटेड टाइम फ्रेम होगा, उसके बाद सजा भी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है अकबर साहब, हमायूं साहब भी आपसे सवाल करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा फ़ोन अगर आप या लोकेशन अपनी चेंज कर लें या फ़ोन ज़रा अगर स्पीकर पे है तो उस पर ज़रा उसे चेंज कर लें ताकि हम आपकी बात सुन पाएँ। बच्चे मुझे जी हमायूं साहब। जी अकबर साहब, ये लीगल क्वेश्चन असाइड जो अभी साफ़ी साहब ने किया, शायद उसके ऊपर दोबारा जो है अब कोर्ट कोई फैसला करे, कोई रिव्यू हो या हाई कोर्ट उस पर ऊपर जाए। जो एक पॉलिटिकल और मॉरल क्वेश्चन है कि खान साहब ने जो रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट दिया और जिस तरह के वो वादे वहीद करते रहे और लोगों को वो बताते रहे कि जो है
करप्शन वो मॉरल हो, करप्शन वो पैसों की हो, या करप्शन वो पॉलिटिकल हो या असर रसूख की हो, उसमें एक तो ये हमें थोड़ा सा समझाएं कि 34 या 36 फॉरेन कंपनीज जो हैं या फॉरेन इंडिविजुअल्स जो हैं वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे किसी दूसरे मुल्क की उसके ऊपर, और उससे फिर क्या नैरेटिव जो है वो खान साहब वो बिल्ड करते हैं। फिर जो अभी साफ़ी साहब ने भी सवाल किया एफिडेविट या सर्टिफिकेट, तो एक ऐसा आदमी जो मॉरली इतना बड़ा स्टैंड ले रहा हो जिसमें वो कहा जा रहा हो कि अगर सिर्फ इल्ज़ाम लग जाए तो आपको अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए, उसमें ये वो मॉरली कैसे जस्टिफाई करेंगे अपने उस वोटर बैंक को कि उन्होंने एक गलत फैसला दिया। अब वो कह सकते हैं कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये जो भी हो, लेकिन उनको अपना वो सर्टिफिकेट ओन करना पड़ेगा, और उस ओन करने के बाद क्या वो कोई कॉन्सिक्वेंसेस उसके फील भी करेंगे या ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा आपके ख्याल में? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि इसके मॉरल, देखिए अगर मॉरल ग्राउंड्स होते और मॉरल अथॉरिटी होती तो ये तमाम जो बड़े सीरियस क्राइम्स हैं वो कमिट ना करते जानते बूझते हुए, क्योंकि सितंबर 2011 में मैंने उनको खत में लिख के दे दिया था कि आपकी पार्टी में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, बाहर की कंपनी है उनसे फंडिंग हो रही है, जिसका आज सबूत भी आ गया इसमें ऑर्डर में अमेरिका में, और इसके अलावा मुलाजमीन के अकाउंट से पैसा आ रहा है। यही वो मॉरल ग्राउंड था जो उन्होंने लूज किया, तभी तो मैंने उनके सामने मैं खड़ा हो गया, तभी तो मुझे समझ आ गई कि ये पाकिस्तान से धोखा होने जा रहा है और मैं उस धोखे का उसमें शामिल नहीं होऊंगा। इसके बावजूद कि इमरान खान का जो आखिरी मैसेज था जो उनके अपने वकील ने इलेक्शन कमीशन में पढ़ के सुनाया, तो उन्होंने उसमें लिखा कि आई पैंडेड यू, आई फोर्स यू टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू वर द नंबर 2 इन द पार्टी। लेकिन मैंने इसलिए उस वक्त स्टैंड लिया जब पार्टी मेरे नजदीक 2011-12 में पॉलिटिकली पीक कर रही थी। बाद में तो उसको क्रचेज मिल गए और बहुत सारे मामलात हो गए, तो लेकिन वो उस वक्त पीक कर रही थी, क्योंकि मैं किसी झूठ, फ्रॉड और फेक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा था। हम जेन्युइन चाहते थे पाकिस्तान में तब्दीली हो। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के जो जिस हद तक वो जा चुके हैं वो फिर इसको झुटलाने की कोशिश करेंगे। और जो बेचारे हमारे मासूम लोग हैं, खासकर कुछ नौजवान जो हैं, जो कुछ भी वो कह दें तो वो फिर भी बेचारे फॉलो करते हैं बगैर सोच समझ के, जिसको मैं समझता हूँ कि बहुत एक खौफनाक ट्रेंड है। क्योंकि लोगों को चाहिए कि वो, अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, शऊर दिया है, सामने सोचें कि एक मुंसिफ जिसको इमरान खान ने खुद लगाया जी, वो जब उनके खिलाफ फैसला देता है तो उसकी कोई वजह होगी, उसके पीछे कोई सबूत होंगे, उसके पीछे कोई लीगल रीजनिंग होगी। तो ये सवालात होने चाहिए। अब बरतानिया में, जैसा मैंने आपको मिसाल दी बड़ी छोटी बातों में, तो ये हमने ट्रांजिशन करना है और इंशाल्लाह इसके लिए मैं जब तक जिंदा हूँ मैं इंशाल्लाह मुकाबला करूंगा, और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि हम पाकिस्तान में एक ऐसी सियासी जमात बना सकें जो हायर मॉरल वैल्यूज और उसको अपनाए और फिर लोग उसकी अहमियत को। अकबर साहब, एक छोटा सा सवाल है कि कोई गैर मुल्की कंपनी या गैर मुल्की फर्द किसी दूसरे मुल्क की सियासत में फंडिंग करने से क्या हासिल, उसके मकसद क्या हो सकते हैं, वो क्यों करेगा? हाँ, आपने अच्छा ये पहले पूछा था, मैं जवाब देना रह गया। देखिए, देयर इज नो फ्री लंच। जब आपको इतने बड़े पैमाने पे कहीं से पैसा आता है तो वो आपकी पॉलिसी को फिर कंट्रोल करते हैं, वो आपकी पॉलिसी को मैनिपुलेट करते हैं। इसलिए मैं 7-8 साल से बार बार ये कह रहा था कि ये कौमी सलामती का मामला है। जब एक ऐसी जमात की गैर कानूनी फंडिंग होती है तो किसी और मकसद के लिए होती है। वो मकासद पिछले 3-3.5 सालों में ये जब इक़्तिदार में थे वो सबके सामने आ गए। और देखिए, यही वो पहलू था। कोई फ्री लंच नहीं होता, कोई आपको $2 मिलियन वैसे ही नहीं दे देता, कोई आपको $1.3 मिलियन वैसे ही नहीं दे देता। उसके पीछे एक मकसद होता है, आपकी पॉलिसी को कंट्रोल करना होता है। तो वो दुनिया में जो एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज हैं वो इस पर बड़ा सख्त इक़दाम करते हैं और इस मामले का बड़ा सख्ती से नोटिस लेते हैं और एक्शन लेते हैं। तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पहली मिसाल कायम की गई है और ये इंशाल्लाह ट्रेंड बढ़ेगा। बाकी जमातें भी इसी तरह इस कानून के नीचे आएंगी और सियासी जमातों को एक क्रेडिबल लीडरशिप बनना चाहिए, वो इंशाल्लाह बनेगी। अकबर साहब, एक मुख्तसर आपसे आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वफाकी हुकूमत का जो किरदार है वो कितना अहम है? और सुप्रीम कोर्ट से ज़ाहिर है ये बात तो आगे जब जाएगी, बढ़ेगी, तो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा किरदार इसमें आएगा, तो वहाँ से आपको शिनवाई की कितनी उम्मीद है? देखिए, मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ और मैं इसके बाद आपसे इजाज़त मांगूंगा कि यही आईनी इदारे हैं जिनसे इंशाल्लाह मैं इंसाफ लूंगा।
और अल्लाह का फजल है कि आज इलेक्शन कमीशन से मैंने वो इंसाफ लिया और इलेक्शन कमीशन ने वो इंसाफ दिया और तमाम वो इंसाफ के तकाजे पूरे किए। इसी तरह जब ये अगले मरहले में जाएगा और अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो भी मेरी यही तवक्को होगी कि इंशाल्लाह यही सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, क्योंकि वो इंसाफ जो है वो हमारे कौमी मफाद में है, उसमें हम सब की बेहतरी है, उसमें मेरा कोई जाती मफाद नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि मैं एक जगह और। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि जो सारी डिटेल्स हैं वो हमने शेयर की। अब हम कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इरफान कादिर साहब की कानूनी राय भी हम इसमें शामिल कर लें और आगे क्या लीगलिटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, इस पर बात हो सके, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माची पिसार्स्की है। मैं पाकिस्तान में पोलैंड का सफीर हूँ। 75 years ago, when Pakistan was born, a group of Polish airmen came to help building the Pakistani Air Forces. Today, Pakistan is a strong and proud member of the international community, and Polish-Pakistani cooperation is very successful. मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, on 75th anniversary of Pakistan, I wish you peace and prosperity. May your aspirations and plans for a better future be fulfilled. May your dreams come true and Polish-Pakistani friendship continues to thrive. Pak Poland dosti zindabad, jaśni Azadi Mubarak. Azmi Alishan, Shadr. अज़्मे आली शान, शाद रहे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है इरफान कादिर साहब ने। इरफान कादिर साहब माहिर कानून है, ज़रा हम उनसे थोड़ा सा समझ लेते हैं लीगली इन सारी चीज़ों को। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। इरफान कादिर साहब, सर सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये फ़र्क हमें समझा दीजिएगा। जो फ़ॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से बात हो रही है, PTI का तो ये कहना है कि ये ममनुआ फंडिंग है और हम पे फ़ॉरेन फंडिंग साबित नहीं हुई, जबकि दूसरी तरफ से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, 34 गैर मुल्की लोग हैं जो उसमें शामिल हैं, 351 गैर मुल्की कंपनियां हैं जिन्होंने फंडिंग की है। तो सर अब इसको क्या समझा जाए? देखें, ये जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं जी, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर का जो आर्टिकल 6 सब आर्टिकल 3 है जी, उसके तहत उन्होंने जितनी भी इनको फंड्स मिले हैं इनकी पार्टी को, उसकी सारी तफसील इलेक्शन कमीशन ने बयान किया है कि वो फंड्स कहाँ कहाँ से आए हैं जी। और 6(3) में ये लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी फंड्स या ऐसी कंट्रीब्यूशन जो कि किसी फॉरेन गवर्नमेंट से आती है या किसी प्राइवेट फॉरेन कंपनी से आती है या कुछ बाहर की एसोसिएशंस है, तो वो तमाम जो इस किस्म की जो डोनेशंस हैं या तो वो सारी जो है वो समझा जाएगा कि वो कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रोहिबिटेड फंडिंग से है। तो ये चूंकि साफ तौर पे ये इस पे लिखा हुआ है और उन्होंने ये वैलिड रीजंस दिए हैं बहुत सारे, तो इसलिए शो कॉज नोटिस अभी इनको दिया गया कि आप एक्सप्लेन करें कि क्यों ना आपके खिलाफ अब हम कानून में प्रोसीड करें जी। तो श्योरली उनको अब ये सारी बातें जो है वो एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी
और ख़ास तौर पे चूँकि उन्होंने तो एक ये भी अपना बयानिया बनाया था, नैरेटिव बनाया था कि नो कॉन्फिडेंस को डिफीट करने के लिए उन्होंने कहा था कि हमारे खिलाफ बाहर से साजिश हो रही है। जी जी। तो जो खुद कह रहे हैं कि बाहर से साजिश हो रही है, उनके बारे में ऐसे शवाहिद आ जाने जो है, तो ये बहुत सीरियस चीज़ है। उनको ऑब्वियसली मौका मिलेगा आपकी सफाई का। जी जी। लेकिन इस सारी चीज के बावजूद मैं समझता हूँ बेहतर ही होता कि वो जो उन्होंने बहुत सी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस की थी वो ना करते, सही, और आराम से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर हो जाता तो ऑपोजिशन में बैठते और फिर मिलजुल के पार्लियामान को मजबूत करते। और अगर कोई कवानीन में ऐसी चीज है जिससे कि कोई एम्बिगुइटी क्रिएट होती है, कोई एम्बिगुअस सूरत हाल है, तो कवानीन में असेंबली को मजबूत करते, पार्लियामान में सारे जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके मिलके नए कवानीन बनाते, एहतसाब जो है दोबारा से उसके कवानीन बनते। अच्छा सर, वो सारी चीज उन्होंने करने की बजाय अपने आप को ये मुश्किल में अब डाल लिया। अब तो वो उसका ख्याल था कि इस तरह वो 2/3 अक्सरियत लेंगे। अब तो उनको अपनी पार्टी को इन वे देखा जाए तो इस वक्त तो उनको तो इस चीज का खतरा पड़ गया कि उनकी पार्टी की हमेशा के लिए सफा हस्ती से। जी सर, मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ इरफान कादिर साहब। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब ने आज कहा, उन्होंने कहा जो ऑप्शंस हम गवर्नमेंट की इस वक्त बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 17 और क्लॉज 3 की जो है वो इसमें खिलाफ वर्जी की गई है और इसके तहत पार्टी पर पाबंदी भी आयद की जा सकती है। दूसरा, इसको फॉरेन फंडेड जमात भी डिक्लेयर किया जा सकता है। तीसरा, उन्होंने कहा कि जाली बयान हल्फी पर भी कार्रवाई हो सकती है आर्टिकल 62 के तहत। ये सारी चीज़ें जो है इस वक्त ज़ेरे गौर हैं। अब मुझे इसके साथ साथ ये भी बता दीजिएगा, अब चूंकि विफाक को मामला भेज दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, क्या विफाक इस पर कार्रवाई करेगा या सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा? जैसे हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि 2016 में वो ये मामला लेकर इमरान खान साहब की नाअहली का गए थे वहां पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन के को सबूत मिल जाते हैं, ये साबित हो जाता है कि ममनुआ फंडिंग हुई है, तब इस पर कार्रवाई हो सकती है। अब ये है कि जब ये मामला वफाक के पास जाएगा तो कानून में ये लिखा हुआ है कि वफाक जो है वो सारी चीज को देख के जांच पड़ताल करके एक डिक्लेरेशन देगा जिसमें कि वो कहेगा कि ये ममनुआ फंडिंग जो है वो इन्होंने वसूली है बाहर से, हाँ। और लिहाजा कानून उस चीज की इजाजत नहीं देता, तो इसको क्यों ना डिसॉल्व किया जाए, और वो मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भेजेगा। ठीक। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी इसी नतीजे पे पहुंचता है कि हाँ ये ममनुआ फंडिंग से ये सारा कुछ जो है ये फंड्स इकट्ठे किए गए हैं जिससे कि इनकी जो पॉलिटिकल कैंपेन है उसको कैरी ऑन किया गया, तो वो बिल्कुल इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। और डिसोल्यूशन अगर हो जाती है तो उसका मतलब है कि इनके जो मेंबरान हैं असेंबली में, सूबाई असेंबली में या कौमी असेंबली में, तो वो सारे के सारे जो है वो नाअहल हो जाएंगे और वो पार्टी जो है वो सफाई हस्ती से मिट जाएगी। तो ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं और ये बड़ी सीरियस चीज है। और इससे पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उस पर मैं समझता हूँ कि कोई तकरीबन कोई 8 साढ़े 8 रिक्टर स्केल का जल्जला भी आ सकता है वहाँ। ओके सर, मेरा आखिरी सवाल है, इसके बाद साफी साहब और हमायूं साहब आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। मुझे ये बता दीजिएगा, आज मैं सुन रही थी अली जफर साहब ने कहा कि ये सिर्फ अकाउंटिंग का मामला है और अकाउंट्स को डील करने के लिए प्रोफेशनल्स होते हैं हर जमात में, और जो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं पार्टी हेड जो है वो उस पर साइन कर देता है उस सर्टिफिकेट पर। तो ये बयान हल्फी वाला मामला तो है नहीं, ये तो एक सर्टिफिकेट का मामला है और कोर्ट ये कह सकता है कि आप इसको दुरुस्त करके ले आएँ। शेख रशीद साहब ने कहा कि ये तो जाते ही जो है इसके पर खच्चे उड़ जाएंगे, इस किस्म का मामला जो सुप्रीम कोर्ट है वो फौरी तौर पर निपटा देगा। देखें जी, ये जो वकीलों की जो मुंह शगाफियां हैं थोड़ी देर के लिए, इसको जरा बालाए ताक रख के बात करते हैं जी, क्योंकि वकीला जो है उनके लिए तो बड़ा अच्छा हो रहा है ये जो भी हो रहा है कि माशाल्लाह दोनों तरफ से वो केसेस करते चले जा रहे हैं, मुंह शगाफियां निकाल रहे हैं और उसके लिए तो विन विन सिचुएशन है। लेकिन क्या ये सारे मामला जो है ये अदालतों में जाएंगे, फिर दोबारा से बार बार जाएंगे और फिर वही 3 जज साहिबान जो है वहां सामने बैठ जाएंगे, तो इसमें मुल्क का कोई फायदा होगा, नुकसान होगा? क्या होगा? मुल्क का तो बहुत नुकसान होगा। तो ये जो रोजाना ये अदालत में एक सियासी तूफान भूचाल आ जाता है, सियासी तूफान उठ जाता है, वहां पे टेंशन जो एस्केलेट कर जाती हैं, जज साहिबान जो है वो बेचारे वो भी अंडर स्ट्रेस आ जाते हैं, सारी कौम उनको देख रही होती है, वो कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाते हैं और थोड़ा बहुत भी अगर वहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है उसको एब्जॉर्ब भी कर सके।
ठीक है। तो इस तरह का माहौल कायम हो रहा है, मेरा ख्याल है कि अब हमारी जो सियासी लीडरशिप है उनको चाहिए कि इन चीजों को पार्लियामेंट में बैठ के तय करें, और अदालतों को भी चाहिए कि अगर उन्होंने वाकई इन चीजों में आना है तो फिर तब सारे जजेस बैठें, ताकि लीगली तो चले मान लिया कि 3 जज बैठ सकते हैं, लेकिन लेजिटिमेसी तब तक नहीं होगी जब तक के सारे जजेस नहीं बैठेंगे, क्योंकि जजेस Full की भी court, तो ठीक। आपस में राय में तजाद होता है। ये कि हम ख्याल लोगों को बिठा के सारे पाकिस्तान की हुकूमतें जो है वो कभी गिराई जाए, कभी बनाई जाए, कभी गिराई जाए, ये सारा कुछ हो रहा है। अब इस दफा मैं समझता हूँ कि जो चीफ जस्टिस है उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा कि वो उन्हीं 3 जजेस के साथ कोई फैसला दे सके, और अगर फिर भी देंगे तो उसकी लेजिटिमेसी जो है वो बिल्कुल उसकी वो इन क्वेश्चन आएगी, और एक्सेप्टेबिलिटी इस तरह के फैसले की मिनहसुल कौम जनरली नहीं हो सकेगी। जी इरफान कादिर साहब, आप एक मारूफ कानूनदान है और आपका जो है अटारनी जनरल के आला मनसब का आपके पास तजुर्बा भी क्या है आपके पास है। ये आपसे पूछना है कि इलेक्शन कमीशन ने आज जो फैसला जारी किया है, ये यकीनन आपने पढ़ा होगा, ऐसे में अगर आप हुकूमत को मशवरा देने की आपकी ज़िम्मेदारी होती है, जिस तरह आप माजी में अटारनी जनरल रहे थे, तो आप इस वक्त वफाकी हुकूमत को क्या मशवरा देते हैं? देखिए, अटॉर्नी जनरल का रोल बड़ा लिमिटेड होता है। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 100 के तहत अपॉइंट होते हैं, और अटॉर्नी जनरल जो भी इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिसीव करते हैं वो उनके मुताबिक चलते हैं। हाँ, उन इंस्ट्रक्शंस को जब वो अदालत तक पहुंचाते हैं तो उसमें वो मलूज़े खातिर रखते हैं कानून को और आइन को। कानून का मतलब है कि जो स्टैट्यूट्स हैं वो उनको देखते हैं और वो आइन को देखते हैं, और उसमें उनकी बिल्कुल ये कोशिश नहीं होती कि वो अदालतों की खुशनुदी हासिल कर लें या हुकूमत की कर लें। वो फिर जो भी सही कानूनी पोजीशन होती है वो अटॉर्नी जनरल को वजाहत करनी पड़ती है। लेकिन हरगिज अटॉर्नी जनरल अगर गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ जाना चाहे तो उसका बेहतरीन तरीका होता है कि फिर अटॉर्नी जनरल रिजाइन कर दें, ना कि गवर्नमेंट को एम्बेरस करें। तो ये रोल है अटॉर्नी जनरल का, और अगर हूँ तो डेफिनेटली मैं गवर्नमेंट को बिल्कुल सही एडवाइस करूंगा। उसमें मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि अदालतें जो है वो पार्लियामेंट की डोमेन में या एग्जीक्यूटिव डोमेन में आए, और इसी तरह से हुकूमत से भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि वो भी अदालतों की डोमेन में उसको भी नहीं आना चाहिए। इरफान साहब, मेरा दो बड़े लेमैन किस्म के सवाल है। एक ये है कि लोगों में थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ये फॉरेन फंडिंग या प्रोहिबिटेड फंडिंग जो है उसमें फ़र्क क्या, और वो कैसे इतना ख़तरनाक है कि जो है एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको जो है वो कर दिया जाए, डिसबैंड कर दिया जाए। और दूसरा सर, आपके साथ पिछले कुछ दिनों जब हमने 3 मेंबर बेंच का फैसला आया था तो उस वक्त गुफ्तगू के दौरान हमने सेपरेशन ऑफ पावर का एक कॉन्सेप्ट के ऊपर गुफ्तगू की थी कि जो पार्लियामेंट के फैसले होते हैं वो कोर्ट उनको नहीं कर सकती, क्लियर एक डिवीजन है। जिस तरह पंजाब असेंबली में इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेजोल्यूशन पास हुई हैं, क्या ये भी एक सेपरेशन ऑफ पावर का नहीं है? एक कॉन्सेप्ट है कि आप एक आइनी कानूनी इदारा है जिसके इख्तियारात हैं कानून के अंदर, उसके खिलाफ आप पॉलिटिकल रेजोल्यूशंस पास कर रहे हो, ये कितना नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को? तो पहला सवाल आपका ये था कि फॉरेन फंडिंग और प्रोहिबिटेड फंडिंग जो है वो उसमें क्या फर्क है गालिबन? जी सर। तो उसमें तो मैं यही कहूंगा कि कोई भी पार्टी जिसको के कोई एड मिलता है किसी फॉरेन गवर्नमेंट से या किसी बाहर की पॉलिटिकल पार्टी से, तो उस सूरत में, और या फॉरेन नेशनल से उसके पास फंड्स आते हैं, तो वो तो उन्होंने कह दिया है कि ये तमाम प्रोहिबिटेड फंडिंग है। ये सही। तो इस तरह की फंडिंग की इजाजत जो है हमारा आइन नहीं देता। अब दूसरी बात ये रही कि कहाँ अदालतें जो है वो पार्लियामेंट की डोमेन में के अंदर घुस जाती है और कहाँ वो नहीं घुसती। तो उस जगह पे तो डेफिनेटली जहाँ पे कि पार्लियामेंट की मेजॉरिटी का एक डिसीजन जो है वो होने वाला हो या हो चुका हो, और उसको पार्लियामेंट की माइनॉरिटी अगर रोके तो फिर वो इंटरफियरेंस नहीं है। जैसे कि नो कॉन्फिडेंस जो था उस वक्त माइनॉरिटी में चली गई थी पीटीआई, और उसको रोकने की कोशिश की गई थी, तो वहां पे जो अदालत का फैसला था वो इंटरफियरेंस नहीं थी पार्लियामेंट से, बल्कि वो पार्लियामेंट को तकलीफ देने के लिए था, और वो ठीक था, वो इंटरफियरेंस नहीं थी। लेकिन अगर आप अकलियत मुसल्लत करें, अब ये जो डिप्टी स्पीकर का जो फैसला है, ये यहाँ पे उस दिन परवेज इलाही साहब की मेजॉरिटी थी, लेकिन वो मेजॉरिटी जो परवेज इलाही साहब की बनी थी वो एक गलत फैसले की बुनियाद पर बनी थी, और वो गलत फैसला ये था कि मुनर्रिफ अराकीन जो है उनके वोट काउंट नहीं होंगे। तो मुनर्रिफ अराकीन के वोट चूंकि काउंट होते हैं
लिहाजा परवेज इलाही साहब माइनॉरिटी में थे और असल में दर हकीकत हमजा शहबाज शरीफ साहब का जो पहला इलेक्शन था वो जायज था, जिसको के सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले ने माइनॉरिटी में तब्दील कर दिया। लिहाजा वो पार्लियामेंट में इंटरफियरेंस है, उसके खिलाफ रिव्यू भी फाइल करना चाहिए डिप्टी स्पीकर साहब को भी और हमजा साहब को भी, और वो एक मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इंटरफियरेंस है पार्लियामेंट की डोमेन में। और जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि पार्लियामान को मजबूत करना अदालतों का काम है, ठीक है, और पार्लियामान का काम भी है कि अदालतों को मजबूत करें, लेकिन ये नहीं कर सकते कि दोनों एक दूसरे की डोमेन में घुस के एक दूसरे को कमजोर करना शुरू कर दें। वो चीज अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस में हुई है, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, कुछ कानूनी निकात हम उनसे समझने की कोशिश कर रहे थे। साहब मुझे ये बताइएगा कि आज का ये जो फैसला है ये किस कदर मुश्किलात का बाइस बन सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और सियासी तौर पर किस किस्म का धचका आप ये समझते हैं कि आज उनको लगा? देखिए, यकीनी तौर पर एक ख़तरनाक फ़ैसला है। अगर ये फ़ैसला किसी भी जमात के ख़िलाफ़ आता, ख़ुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसलिए भी मुश्किल सूरत हाल है कि इमरान ख़ान साहब का पूरा नैरेटिव जो है वो बैरूनी साजिश और बैरूनी सरमायाकारी और मनी लॉन्ड्रिंग और उनकी सियासत का बुनियाद ही इन्हीं चीज़ों पे था। और अब इलेक्शन कमीशन जो पाकिस्तान का एक आईनी इदारा है, उन्होंने एक जगह नहीं सैकड़ों जगहों पे करार दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सालों से ममनुआ फ़ंड हासिल करती रही। तो ये एक तो उनके सियासी बयानिया के लिए एक बहुत बड़ा दचका है। इमरान खान साहब और उनके वकला को ये बात साबित करनी होगी कि इलेक्शन कमीशन ने जो 8 साल लगा, एक तवील समाअत हुई इस केस का, और उसमें स्क्रूटनी कमेटियाँ बनी, उसमें स्टेट बैंक का इनपुट लिया गया, उसमें एजेंसीज का इनपुट लिया गया, उसमें सियासी जमातों का, वकला का, ख़ुद इमरान खान साहब की जमात ने 9 वकला को तब्दील किया और 4-5 साल तक स्टे पे इस केस को रखा। तो यकीनी तौर पर एक मुश्किल सूरत हाल है इमरान खान साहब के लिए, उनकी जमात के लिए। इमरान खान साहब को इस केस को मेरे ख्याल में बहुत ही सीरियस लेना होगा। उनकी वकीलों को ये बात साबित करनी होगी कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है वो दुरुस्त नहीं दिया है। बसूरत दीगर जिस तरह कानूनी माहिरीन की आपने राय सुनी, इरफान कादिर साहब और उससे पहले अकबर इसबाबर साहब भी यही बात फरमा रहे थे, और आज दिन भर जहाँ जहाँ भी हमने कानूनदानों से बात की है, आइन को समझने वाले लोगों से बात की है, सबका यही मानना था कि एक मुश्किल तरीन सूरत हाल है। PTI अगर जस्टिफाई नहीं कर सकी, अपनी सफाई नहीं पेश कर सकी, तो वफाकी हुकूमत का भी इख्तियार है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ख़ुद करार दे चुकी, जिस तरह आपने एक सवाल में भी ये नुक्ता उठाया कि जस्टिस साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो हनीफ अब्बासी केस में वो करार दे चुके हैं, और इसमें इत्तफाकन जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब है वो भी उस बेंच का हिस्सा थी, जो 3 रुकनी बेंच उस वक्त कायम था। उसने करार दिया है, उस अदालत ने, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने करार दिया है उस केस में कि अगर इलेक्शन कमीशन इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला देती है, ये करार देती है कि इमरान खान साहब ने ममनुआ फ़ंड हासिल किया है, तो फिर आर्टिकल 63A के तहत इमरान खान की नाअहली की कार्रवाई भी हो सकती है। तो इससे बड़ी ख़तरनाक बात और क्या हो सकती है? पार्टी तहलील हो सकती है, पार्टी रहनुमा पे पाबंदी लग सकती है, उनके ऑफिस सील या बंद हो सकते हैं, या उनको मुकम्मल तौर पर वफाकी हुकूमत ये आर्डर भी जारी कर सकती है कि ये पार्टी ही मुकम्मल तहलील हो। तो इंतहाई तशवीश और एक राय ये भी है कि 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ये रेफरेंस भेजा जा सकता है। लेकिन ये जो है एक आगाज है, इलेक्शन कमीशन का एक फैसला आया है, एक प्रोसीजर है, आईनी और कानूनी माहिरीन बेहतर अंदाज में बता सकेंगे। वफाकी हुकूमत का किरदार बन रहा है और फिर सुप्रीम कोर्ट का भी। ठीक है, अच्छा हमायूं साहब जरा क्विकली थोड़ा सा इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। आपको लगता है कि ये मामला लंबा चलेगा? जिस तरह से आज फवाद साहब ने कहा कि ये तो ओवरसीज जो हैं वो फंडिंग करते हैं और वो करते रहेंगे, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नू लीग है, JUI है, उनके जो केसेस हैं उनका भी फैसला सुना है। ये इस तरह से क्या दबाने की कोशिश? नहीं, मेरा ख्याल है इसको इतना लाइट नहीं लेना चाहिए। जिस तरह साफ़ी साहब ने भी कहा, खान साहब का जो पूरा नैरेटिव बयानिया पिछले चंद सालों में रहा एंटी करप्शन के ऊपर, और जो है अब पिछले 4-5 महीनों से गवर्नमेंट को जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो है वो फॉरेन रेफरेंसेस जो डाल रहे हैं, उसके साथ उनकी मॉरल पोजीशन बड़ी वीक होती है। ये सच साबित हो या ना हो, उनको आगे जो है किसी रिव्यू में शायद कोई रिलीफ मिल जाए, लेकिन ये कहना कि आपको 34 से 36
फॉरेन कंपनीज फंडिंग कर रही थी 351 351 जी। और उसके अलावा आपने जो 18 के करीब अपने जो वो अकाउंट्स थे वो आपने नहीं 13 अकाउंट्स आपने जो साबित डिसोन कर नहीं दिए किए। और 8 सिर्फ आपने 8 आपने किए। बता दी हाँ और जी। 13 नहीं की। और उसके बाद फिर आपने जो अपना सर्टिफिकेट दिया, उसको आप एफिडेविट कहें, बयान हल्फी कहें या सर्टिफिकेट कहें, वो भी आपकी नॉलेज के कम साथ से है। कम 5 से 6 मरतबा इमरान खान साहब के दस्तखतों दस्तखत से से हो गया है। अब मजे की जी। बात है कि उनको जो सपोर्ट करने वाले वो ये कह रहे हैं कि उसने भी नहीं किया और उसने भी नहीं किया। वो ये अच्छा, नहीं कह रहे ठीक कि है। हमने क्यों वक्त गलत किया। बिल्कुल तो ये खत्म हो मेरा गया। ख्याल है ये जो आपकी मॉरली बात उनके है ना लिए कि बड़ा आप खतरनाक दूसरों पे साबित होगा। मुद्दा डाल के कि बाकी भी सारी सियासी जमातें जो है उन्होंने ये नहीं किया, उनका फैसला नहीं आया, इस तरह से मामला जो है वो दबेगा नहीं। इतना सादा नहीं है मामला जिस तरह से शो किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। आने वाले दिनों में इसकी कॉम्प्लिकेशंस का हमें भी पता चलेगा और मालूम होगा कि इसके ऊपर किस किस्म की सियासी तौर पर खास तौर पर क्या असरात इसके मुरतब होते हैं। रशीद साफ़ी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, हुमायूं खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।